हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर कक्षा 10 का बायोलॉजी लेकर आए हैं। तो अभी तक हमने बायोलॉजी में पोषण जब प्रोग्राम के अंतर्गत पहला टॉपिक पढ़े पोषण यानी न्यूट्रिशन पढ़े हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, क्या पढ़ेंगे आज हम? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए, जो श्वसन होता है यह हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है। कैसी है? हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है जिसमें शरीर की कोशिकाओं को अपनी उपापचय रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें हम कह सकते हैं शरीर की कोशिकाओं को अपनी उपापचयी रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा कोशिकाओं को खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। किसके पदार्थों के? खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण यानी उसके टूटने से प्राप्त होती है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों को हम ऊर्जा के रूप में देखिए, ऊर्जा हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि हमें जो कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी चाहे उपापचयी क्रिया या जैविक क्रिया हो, चाहे रासायनिक, समय अंदर कोई भी क्रिया हो रही है, उन सब क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हम बात कर रहे हैं, ऊर्जा हमें खाद्य पदार्थों से मिल रही है। तो खाद्य पदार्थों जो हमें मुख्य रूप से ऊर्जा जो हो रही है ग्लूकोज से प्राप्त हो रही है। किससे प्राप्त हो रही है? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन। तो हमने कहा कि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर हम बात करते हैं खाद्य पदार्थ हमारे C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है। प्लस हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, श्वसन क्रिया यानी ऑक्सीजन को लेना। श्वसन क्रिया क्या है पहले इसको समझ लीजिए, यानी कि हमारे द्वारा वायुमंडल से वायु को लेना यानी ऑक्सीजन को लेना, और हमें अपने अंदर उसके प्रयोग होने के बाद बने उत्पाद, हानिकारक उत्पाद यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। तो श्वसन क्या है? ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना यानी वायु को लेना, वायु वातावरण से वायु को लेना और वायु को वातावरण में छोड़ना, यह क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो हम ले क्या रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब ऑक्सीजन इसके साथ क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। तो यहाँ पे क्या बनता है? 6CO2 बनता है। 6CO2 क्या है? एक अवशिष्ट पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अवशिष्ट। प्लस 6H2O बनता है। ये क्या बनता है? पानी, जल। ठीक, और प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा कितना बनती है? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कितने किलो कैलोरी? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, या हम कह सकते हैं 38 ATP, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो शरीर में ऊर्जा बनती है वह ATP के रूप में संग्रह हो जाती है। किसके रूप में? ATP के। जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो यह किसमें बदल जाएगा? ADP में बदल जाएगा। अगर अब हम जानते हैं कि अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ATP क्या है और ADP क्या है। तो ATP जो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे हम क्या कहते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, और ADP क्या है? तो ट्राई जैसे डाई लग जाता है यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई आ गया। तो जो अगर हम इसका प्रयोग कर लिए ATP का, तो किसमें बदल जाएगा? जब ऊर्जा इसका नष्ट हो जाएगी तो यह ADP में बदल जाएगा। फिर जब ऊर्जा आएगी तो फास्फोरस जुड़ जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा? ATP में बदल जाएगा। तो इस तरह में ऊर्जाएं बनती रहती है। तो यह हुई ऑक्सीकरण क्रिया जिसके द्वारा हमें ऊर्जा मुक्त हो रही है और अवशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं। अवशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं। तो अवशिष्ट उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। किस क्रिया द्वारा? निःश्वसन।
अब देखिए श्वसन, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं श्वसन की, तो श्वसन में दो क्रिया होती है। एक हम सांस लेते हैं, सांस लेना, यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया कहलाती है अंतः श्वसन, इंस्पायरेशन, अंतर श्वसन इंस्पायरेशन। और सांस छोड़ना, हम जब सांस छोड़ते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है, इंस्पायरेशन, यानी अंतर श्वसन और निःश्वसन। सांस लेना यानी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन ले रहे हैं, वह अंतर श्वसन हो गया, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, यह क्या हो गया? निःश्वसन हो गया। इन दोनों क्रियाओं को हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, यानी इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है, यानी हम सांस लेना और सांस छोड़ना हम क्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो अब क्या होता है कि यह जो श्वसन क्रिया होती है, यह श्वसन क्रिया जो होती है दो प्रकार से होती है। जीवों में श्वसन क्रिया जो होती है दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। कौन कौन से होती हैं? पहला हम बात करते हैं अवायवीय श्वसन, पहला जो है श्वसन अवायवीय श्वसन, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि इस क्रिया में ऑक्सीजन की, यह क्रिया जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किसकी अनुपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, मतलब एब्सेंट होता है। तो जैसे मान लीजिए क्रिया कब होती है? अब सोच रहे हैं कि हमारे अंदर कब होती है? भाई हमारे अंदर होती है, अब बता रहे हैं कैसे, कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं? एक्सरसाइज या व्यायाम करते हैं, या हम दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज में आता है दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। जब भाग रहे हैं तो आप भागते भागते ऐसा समय आता है कि आप थक जाते एकदम, थकान आती है, आप सोचते हैं कि बैठ जाए अभी, इतना थकान आती है। तो वह क्रिया क्या होती है कि जब पहले तो हम सांस ले रहे हैं, शुरुआत जब हुई तो हम सांस तो ले रहे हैं, वहाँ भी श्वसन क्रिया हो रही थी। लेकिन जब हम दौड़ने लगते, प्रारंभ होते हैं दौड़ने, तो जब हमारे अंदर जो क्रियाएं चालू होती है तो उस समय क्या होता है कि हमारे अंदर जो उपापचय कुछ दर जो क्रियाएं जो होती है तेज हो जाती है। जब तेज हो जाती है तो उन क्रियाओं को करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसकी आवश्यकता होती है, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और जब ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे अंदर तो ग्लूकोज तो है ही, ग्लूकोज तो उपस्थित है, देखिए ऑक्सीजन क्या करती है? कमी हो जाती है। जितने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए हमें, उतने पर्याप्त मात्रा में ये क्रिया हमारे अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती कोशिकाओं तक। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज के साथ तो ग्लूकोज तो टूटता है, C6H12O6, ये तो ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन किसके अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे जब आप ये क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? CH3 बनता है, फिर CHOH बनता है और COOH प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि केवल और केवल 34 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी? 34 किलो कैलोरी। यानी कि जब अवायवीय श्वसन होता है हमारे अंदर तो इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब क्रिया होती है तो यह जो उत्पाद बन रहा है, इस उत्पाद को हम क्या कहते हैं? लैक्टिक अम्ल कहते हैं, लैक्टिक अम्ल कहते हैं। इससे इंपॉर्टेंट है यह चीज, ये कंपटीशन के लिए है लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है बहुत जल्दी क्वेश्चन में। तो इसे हम क्या कहते हैं? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? हमारे बॉडी में थकान आती है, फटीक होता है, फटीक थकान होती है। यानी हमारे अंदर अगर जो थकान हो रही है किसके कारण हो रही है? लैक्टिक एसिड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमें यहाँ ऑक्सीजन यानी कि ग्लूकोज तो टूट रहा है, ग्लूकोज तो क्रिया कर रही है ऑक्सीकरण क्रिया, लेकिन किसके अनुपस्थिति में हो रहा है? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है? एक उत्पाद, इसे हम लैक्टिक अम्ल कहते हैं। और ऊर्जा कितना मिली? हमें मामूली सी ऊर्जा मिली है, यानी कि 2 ATP यानी 34 किलो कैलोरी।
इसे हम कितना काम, बहुत थोड़ा सा काम कर सकते हैं। अब ये क्रिया कहलाएगी अवायवीय श्वसन। दूसरी क्रिया जो होती है वायवीय श्वसन होती है, इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, अब ये क्रिया क्या हो गई, वायवीय श्वसन हो गई। यानी कि यह क्रिया नॉर्मली हम हैं, बैठे हैं, टहल रहे हैं, सोए हैं, हल्का फुल्का कोई कार्य कर रहे हैं, तो यह क्रिया श्वसन क्रिया चल रही है। कैसी क्रिया चल रही है, वायवीय श्वसन हो रही है हमारे अंदर, कोई एक्स्ट्रा कार्य नहीं कर रहे हम, इसलिए हो रही है। जब श्वसन क्रिया होती है तो ऑक्सीकरण, जो भोजन का ऑक्सीकरण बड़े आसानी से होता है, क्योंकि यहाँ पे C6H12O6 प्लस 6O2 हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक, तो जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन तो इस भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनेगा, 6CO2 बनेगा प्लस 6H2O बनेगा प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। और ये ऊर्जा कितना मुक्त होती है, 38 ATP। याद रखिएगा बच्चों, 38 ATP, या आप कर सकते हैं 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जो हमारे शरीर की क्रियाओं के लिए पर्याप्त होती है। तो ये जो देखिए, ये क्या हमें, हमने कहा ये अपशिष्ट पदार्थ है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल बन रहा है। जल हमारी बॉडी स्वयं बनाती है, क्योंकि जितने पानी की आवश्यकता होती है हमारे लेने की, हम उतना पानी पीते नहीं है। क्योंकि हमें पर डे, अगर सामान्य मात्रा में देखा जाए तो हमें पर डे 11 से 13 गिलास पानी पीना चाहिए। कितने पानी लेना चाहिए, 11 से 13 गिलास, या हम कह सकते हैं हमें पर डे 3 से 4 लीटर पानी लेना चाहिए। ठीक, और इतना हम ले पाते हैं नहीं ना। अच्छा, गर्मी में तो हम कुछ पानी ले लेते हैं, गर्मी के सीजन में हम कुछ तो चलिए मान लीजिए 6-7 गिलास 8 गिलास मान लीजिए मानक हमने पूरा कर दिया। लेकिन ठंडी में क्या करते हैं, उस समय तो भाई एक ही गिलास में काम चल जाता है सुबह शाम। तो पर्याप्त, इसलिए हमारी बॉडी क्या होता है कि पानी खुद बनाए, ताकि हमारे अंदर डिहाइड्रेशन ना होने पाए। क्या ना होने पाए, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब होता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है हमारे बॉडी में जल की कमी होना। यह प्रक्रिया आप लोग देखते हैं नॉर्मली, जब किसी को कॉलरा हो जाता है यानी कि हैजा हो जाता है, तो उसके बॉडी में निर्जलीकरण बहुत तेज होता है, या किसी और कारण से भी जो पानी नहीं पीते उनके अंदर भी निर्जलीकरण हो जाते हैं। तो यह क्रिया जटिल है, इसके बारे में फिर कभी बात किया जाएगा। तो ये हो गया वायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन जो होते हैं, वायवीय श्वसन के 2 चरण होते हैं। वायवीय श्वसन कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं। पहले चरण में क्या कहेंगे हम, पहला चरण में होता है गैसीय विनिमय। विनिमय इसे कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज। दूसरी जो क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन, इसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक, तो कितने के 2 अवस्था में होती है, 2 चरण में होती है। जो श्वसन क्रिया होती है, कौन श्वसन, वायवीय श्वसन। हम किसकी बात कर रहे हैं, वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं। तो वायवीय श्वसन कितने चरण में होती है, 2 चरण में होती है। कौन कौन सी होती है, गैसीय विनिमय होती है, या हम लिख सकते हैं 2 चरण में होती है। दो चरण में होती है। पहला क्या है, गैसीय विनिमय, दूसरा है कोशिकीय श्वसन। अब गैसीय विनिमय क्या है, हम गैसीय विनिमय की बात करते हैं तो गैसीय विनिमय देखिए, हमारे अंदर जो श्वसन क्रिया है यह 2 रासायनिक और भौतिक दोनों होती है। भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, भौतिक और रासायनिक कह सकते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं गैसीय विनिमय की बात कर रहे हैं, तो गैसीय विनिमय में क्या होता है कि हमने क्या किया कि वायुमंडल से वायु लिया, ठीक,
तो किस रूप में लिया, ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। और फिर जाते जब ये अंदर जाता है तो अंदर जाके ऑक्सीजन जो भी है उपापचय क्रिया करता है या ऑक्सीकरण क्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनते हैं, कौन से उत्पाद बनते हैं, CO2, अभी हम लिखे थे CO2 बनता है। तो हमने क्या किया कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, फेफड़ों में ले जाना और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। यह क्रिया क्या कहलाती है, गैसीय विनिमय कहलाती है, यानी गैसों का आदान प्रदान। ठीक, तो यह गैसीय विनिमय यानी ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, गैसीय विनिमय आ गई। दूसरी अवस्था होती है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन क्या होता है कि यानी कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, यह क्रिया क्या होती है, कोशिकाओं में होती है। यह क्रिया कहाँ हो रही है, कोशिकाओं में। कोशिकाओं में क्या होता है कि कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है। ठीक है, कोशिकाओं में कौन सी क्रिया होती है, कोशिकीय श्वसन, यानी कि कोशिकीय श्वसन में क्या हो रहा है, जैसे हमने कहा ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ कौन क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों क्रिया की वही चीज हमने पीछे बता चुके हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अच्छा, अब श्वसन के लिए क्या होते हैं, कुछ संबंधित अंग होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मनुष्य का श्वसन तंत्र, मनुष्य का श्वसन तंत्र की बात करें हम, थोड़ी सी वीडियो को रोकते हैं। तो बच्चों देखिए, तो ये है मानव का श्वसन तंत्र है। किसका श्वसन तंत्र है, मानव का श्वसन तंत्र है। तो मानव का श्वसन तंत्र होता है, देखिए यहाँ पे ये जो बना हुआ है, तो इसके जो भाग हैं, पहला जो है नासिका या नासा गुहा, दूसरा जो है ग्रसनी, तीसरा जो होता है कंठ होता है, चौथा जो होता है श्वास नली, पांचवा होता है श्वसनिकाएं, छठवां फेफड़े, सातवां कूपिकाएं और आठवां तंतुपट। तंतुपट या डायाफ्राम। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, नासिका को हम नाजल कैविटी, ठीक, इसे हम फेरिंक्स कहते हैं, इसे हम लेरिंग्स कहते हैं, लेरिंग्स। ठीक, इसे हम ट्रैकिया, ट्रैकिया, इसे हम ब्रोंकी, लंग्स, लंग अल्ओली, और इसे हम डायफ्राम। ठीक, तो ये है पार्ट किसके, श्वसन यंत्र के, किसके, श्वसन तंत्र के, किसकी, श्वसन तंत्र के ये भाग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नासिका की, यानी नाजल कैविटी की, यानी नास। तो जो नासिका होती है, ये जो देखिए बाहर की ओर खुली होती है, इसकी मुंह द्वार, जिसे हम पाती टापन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाक टप्पन कहते हैं या पाती टापन कहते हैं। तो यहाँ से जो ये अंदर की ओर जाती है कि टरबाइन नली होती है, यानी एक घुमावदार नली होती है, जिसके अग्र छोर पर छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं, जिसके अग्र छोर पर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं। और यह बाल क्या काम करते हैं, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो जो धूल कण और कीटाणु जाते हैं उन्हें ये रोकने का कार्य करते हैं। फिर हम थोड़ा अंदर जाते हैं, तो अंदर जो होता है कि श्लेष्म उपकला उपस्थित होती है, जो अंदर की तरफ क्या होती है, जहाँ टरबाइन होता है, यानी कि मान लीजिए कि यह जो पोर्शन है,
ऐसे होता है। तो ये जो यहाँ पे नाक हो गया, नाटक, और ये वाला हो यहाँ पे श्लेष उपकला होती है। क्या होती है? उपकला होती है। जो श्लेष उपकला होती है, यहाँ पे क्या होता है कि जब क्या मान लीजिए बाल में न फंसा कोई जीवाणु या रोगाणु या कण, तो अंदर जाके चिपक जाते हैं, सिर्फ उसको ना वो धीरे धीरे फिर बाहर निकल आते हैं बाद में। तो श्लेष उपकला, और ये जो होता है हमने कहा जो नासा गुहा होती है, यह घुमावदार होती है। अंदर की तरफ क्या होती है? ऊपर जाती है, ऊपर से फिर नीचे होती है, फिर बाहर पीछे की तरफ जाती है। क्या होती है? घुमावदार होती है। अच्छा, घुमावदार का कारण क्या होता है? जब हम हवा लेते हैं तो वह हवा क्या होता है, अगर हम ठंडी हवा ले रहे हैं तो यहाँ पे जब जाए तो वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। घुमावदार का कारण क्या होता है? बॉडी के टेम्परेचर के वह बराबर हो जाता है, बॉडी बैलेंस करती है उस टेम्परेचर को। वायु यानी कि वायु का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर दोनों समान हो जाते हैं। या जब गर्म हवा लेते हैं तब भी वो क्या होती है, वो हवा क्या होती है, बॉडी के टेम्परेचर में ठंड हो जाती है, जितना टेम्परेचर बॉडी का उतना वो भी हो जाती है। तो ये काम करती है नासा गुहा। इसके बाद ग्रसनी। ग्रसनी में हमने पिछले पोषण में पढ़ाया था कि ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। ग्रसनी कितने भाग होते हैं भाई? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होती हैं? नासा ग्रसनी, दूसरी होती है मुख ग्रसनी, और तीसरी जो होती है कंठ ग्रसनी। ठीक है, तो ये सब बात तो हमने बताया। जो कंठ ग्रसनी होती है, यहाँ पे 2 नलिकाएं निकलती हैं, एक ग्रास नली निकलती है, एक श्वास नली निकलती है। तो यहाँ पे एक ढापन होता है। कौन सा ढापन होता है? घाटी ढापन होता है, इपिग्लॉटिस होता है। तो जब यहाँ पे इपिग्लॉटिस होता है तो यहाँ जो होता है, ये जो होता है हमेशा ग्रास नली को बंद किया रहता है। जब हम भोजन को निगलते हैं और यहाँ से सांस जाती रहती है, जब हम भोजन निगलते हैं ये इसको खोल देता है और इसको बंद देता है ताकि भोजन इधर आसानी से चला जाए। फिर ये भोजन करना फिर खुल जाता है। तो ये कहाँ होता है? कंठ ग्रसनी होता है, जहाँ पे हम इसे निगल द्वार कहते हैं। कहाँ कहते हैं? निगल द्वार पर एक घाटी ढापन होता है जो भोजन को और श्वास नली को माध्यम प्रदान करता है। इसके बाद क्या होता है कि अगर हम बात करें फिर कंठ की बात करें, लेरिंग्स। तो लेरिंग्स जो होता है यह एक बॉक्सीनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? एक बॉक्स जैसी संरचना होती है, और इस संरचना को हम क्या कहते हैं? टेटुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? टेटुआ। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? टेटुआ कहते हैं। और ये टेटुआ से क्या होता है कि जब हवा अंदर की ओर या बाहर की ओर आती है तो वहाँ से एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। और जिस कारण इसे हम क्या कहते हैं? स्वर यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे स्वर यंत्र कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि यहाँ ये वाला भाग तो हो गया ग्रसनी, कंठ हो गया। अब यहाँ से भोजन, ये आगे वाला भाग देखिए, आगे वाला भाग जिसे हम क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। जब श्वास नली लगभग ये 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह नली कितनी होती है? 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो अंदर फेफड़े में खुलती है, 2 भागों में आगे जाके बट जाती है। तो ये वाली भाग को हम क्या श्वास नली कहते हैं। और इसकी चौड़ाई होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी कितनी थी? 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या होता है कि इस पे देखिए उपास्थि बनी एक छल्ला होते हैं, अर्ध गोलाकार क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। किसकी बनी होती हैं? उपास्थि। या उसे हम इस छल्ले को हम क्या कहते हैं? पर्युपास्थि कहते हैं। पर्युपास्थि क्या कहते हैं इसे हम? पर्युपास्थि। पर्युपास्थि का मतलब होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम बोल उपास्थि होती है, जिसके ये छल्ले बने थे। अच्छा, ये छल्ले क्या काम करते हैं? इसकी संख्या लगभग 15 से 20 होती है। इस छल्ले की संख्या कितनी होती है? 15 से 20 होती है। छल्ले की संख्या कितनी होती है? 15 से 20 होती है। और ये क्या काम करता है कि वो फेफड़े मतलब श्वास नली को पिचकने से रोकता है, क्योंकि वो कड़ा बनाए रखता है। और वो क्या करता है? श्वास नली को पिचकने से रोकता है, दबने से रोकता है, ताकि हवा आसानी से अंदर बाहर होती रहे। ठीक, इसके बाद आगे जब जाता है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाह्य श्वसनी और दाह्य श्वसनी। ठीक, बाह्य श्वसनी और दाह्य श्वसनी। और ये आगे जाके कई भागों में विभाजित होती है, 15 से 20 भागों में, जिसे हम प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक क्या कहते हैं? श्वास श्वसनिकाएं कहते हैं। यह कई भागों में टूटते हैं।
कई भागों में विभाजित होती हैं। अब हम बात करते हैं फेफड़े की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फेफड़े की। तो ये देखिए मनुष्य के में फेफड़े दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। और हृदय के यहाँ पे हृदय स्थित होता है, बीच में क्या होता है? हमारा हार्ट स्थित होता है। और हार्ट के दोनों तरफ फेफड़े पाए जाते हैं, एक तरफ बायां फेफड़ा, एक तरफ दायां फेफड़ा होता है। ठीक। अब फेफड़ा जो होता है, फेफड़े का जो वायु आवरण होता है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। फेफड़ा जो होता है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फुफ्फुसा आवरण कहते हैं। जो दोहरी झिल्ली है, इस दोहरी झिल्ली क्या कहते हैं हम? फुफ्फुसा वरण कहते हैं। और इस वरण के में क्या होते हैं? कुछ तरल पदार्थ भरा होता है। कौन सा पदार्थ भरा होता है? कुछ तरल पदार्थ भरा होता है। और इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? इस पदार्थ को हम मुख्य रूप से फुफ्फुसीय तरल पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय तरल पदार्थ कहते हैं। अच्छा, फुफ्फुसीय तरल पदार्थ का कार्य क्या है? कि यह जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो इसका कंडीशन क्या होता है? इसका आयतन घटता है, बढ़ता है। जब हम सांस लेते हैं अंदर की ओर लेते हैं तो आयतन बढ़ जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब इसका आयतन क्या होता है? कम होता है। तो उस कंडीशन क्या होता है कि इसकी दीवारों में एक प्रकार की रगड़ होती है। अच्छा, रगड़ के क्या होता है? इस तरल पदार्थ के कारण ये रगड़ क्या होता है? सॉफ्ट बना जाता है, जिससे रगड़ किसी प्रकार की समस्या ना हो। रगड़ में किसी प्रकार का इरिटेशन ना हो या किसी प्रकार की समस्या ना हो, ताकि ये सॉफ्ट बने और आसानी से ये इसमें फिसलन बनी रहे, दोनों परत आसानी से फैले और सिकुड़े। और ये क्या काम करता है? यह जो बाहर जो फुफ्फुसा आवरण तरल या फुफ्फुसा जो तरल पदार्थ होता है, फुफ्फुसा तरल पदार्थ जो होता है, यह बाहरी आघातों से हमें सुरक्षा करता है। अच्छा, जो फेफड़ा होता है यह गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग का, कोमल और स्पंजी होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग का, कोमल और सघन स्पंजी होता है। अगर हम इसके ये फोल्ड में बना होता है, कई फोल्ड में यह क्या होता है? हमारा फेफड़ा जो बना होता है, अगर हम एक अपने फेफड़े को निकाल के अगर हम फैलाएं तो जो टेनिस मैदान होता है ना, टेनिस का जो गेम होता है, वह पूरा मैदान कवर कर सकता है हमारा फेफड़ा। सोचिए इतना इलास्टिसिटी, इतना ये फैल सकता है। तो ये इतना संकुचित होकर हम उसे छोटे से भाग में केंद्रित करके रखा होता है, बड़ा होता है ये। और इससे क्या होता है? अब देखिए जो इसके जो फेफड़े होते हैं, दो भाग होते हैं, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा की तो प्रक्रिया हो गई। अब देखिए जो इसमें छोटे छोटे कुपिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कुपिकाएं पाई जाती हैं। और इनकी संख्या लगभग दोनों फेफड़े में 30 करोड़ होती है। कितनी होती है? 30 करोड़ होती है। और ये कुपिकाएं वायु को छानने का कार्य करती हैं, वायु का शुद्धिकरण करती हैं। क्या करती हैं? वायु को शुद्धिकरण करती हैं। तो यह प्रक्रिया हो गई श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र ही है, जिसके बारे में हमने बता दिया है। अब अगले वीडियो में हम आपको इसकी क्रियाविधि के बारे में बताएंगे। किसकी क्रियाविधि के बारे में? श्वसन के। अच्छा, एक चीज और छूट गई, तंतुपट। ये आपको दिखाई दे रहा है जो तंतुपट। तो जो तंतुपट होता है, आपने बताया पिछले वीडियो में बताया था पाचन में कि यहाँ पे होती है, उपस्थित होती है। और ये तंतुपट क्या करती है? जो हमारे धड़ है, ये जो पूरा भाग है, इसे दो भागों में बांटती है। निचले वाले भाग को उदर गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी में, और इसके ऊपर वाला भाग जो होता है, यानी कि इसके नीचे वाला भाग जो होता है हमारा उदर होता है, जिसे हम उदर गुहा कहते हैं या एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और जो ऊपर वाला भाग होता है, जिसे यह जो होता है, देखिए जो हमारा फेफड़ा होता है हमारे वक्ष गुहा में, यानी ये जो हमारा वक्ष गुहा ऊपर वाला भाग है, ऊपर से पसलियाँ हैं और पीछे पसलियाँ क्या होती है? चारों से राउंडेड होती है, एक पिजड़ सी संरचना बनाती है। और पीछे जो होता है ये दो भाग जो होता है, ये वाला भाग जो है जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, यानी बैकबोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकबोन। तो ये क्या करता है? इसकी जो पिजड़ी जैसी जो संरचना बनी होती है, उसके पीछे साइड, बैकबोन के साइड जो होती है, थोरेसिक के पास ये स्थित होती है, पीछे तरफ। हमारा जो लंबर होता है यहाँ पे पीछे साइड होता है, ना कि आगे साइड होता है। हमारा लंबर पीछे साइड होता है, ये पीछे की ओर स्थित होती है। तो ये जो डायग्राम क्या करता है? डायफ्राम क्या काम करता है कि हमारे उदर को दो भाग में बढ़ता है। नीचे वाले भाग को उदर गुहा, ऊपर वाले भाग को हम वक्ष गुहा कहते हैं। तो ये हो गया हमारे मानव श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में हमने बता दिया। कल इसकी क्रिया के बारे में बताएंगे। और